जैनिज्म का अहिंसा वाला सिद्धांत और गांधी का अहिंसा वाला सिद्धांत, आप किसके समर्थन में हैं? एसडीएम मतलब डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे चयनित होते हैं और एज एसडीएम आप किसी शहर में पदस्थ होते हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी वहाँ पर काम करने को लेकर? तो जो ये दुनिया है इसको आप मतलब खुद की नज़रों से आप दुनिया देखते हैं कि दुनिया की नज़रों से खुद को देखते हैं? May I come in, sir? यस। Thank you, sir. नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। सलोनी जैन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक लाइन में। जी सर। सर मेरा नाम सलोनी जैन है, मैं देवास की निवासी हूँ। ठीक है। सलोनी जैन, जैन धर्म के बारे में ज़रा बताएं। जी सर। सर जैन धर्म की जो उत्पत्ति वो जिन शब्द से हुई है, जिनका अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, और जिनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। जैन धर्म में स्यादवाद की थ्योरी क्या है? जी सर। सर जैन धर्म में स्याद्वाद सापेक्षता का सिद्धांत है। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगी। स्याद्वाद में किसी की भी जो दृष्टिकोण है वो गलत नहीं होता। जैसे किसी का पुत्र, उनका पुत्र, किसी का पति और किसी का पोता भी हो सकता है। तो सबकी दृष्टि से जो चीज़ें सही हो वही स्याद्वाद है। ठीक है। जैन धर्म में पंच महाव्रत का अर्थ क्या है, बताएं। जी सर। सर मोक्ष की प्राप्ति में जो सहायक व्रत होते हैं उन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। ये दो भागों में बटे हुए हैं, अनुव्रत और महाव्रत। अनुव्रत जो नॉर्मल श्रावकों के लिए, जो पीपल के लिए ज़रूरी है, और जो साधुओं के लिए व्रत जरूरी है वो महाव्रत होते हैं। इसमें 5 व्रत आते हैं: अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अचौर्य। ठीक है। महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और जैनिज्म का अहिंसा का सिद्धांत, इन दोनों का कंपैरिजन करें जरा, क्या अंतर है इनमें? जी सर, चूँकि महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत है वो जैन धर्म से अडॉप्ट किया था, फिर भी इसमें कुछ फाइन लाइन अंतर है। महात्मा गांधी 2 प्रकार की हिंसा को मानते थे, एक अनिवार्य हिंसा और एक ऐच्छिक हिंसा। अनिवार्य हिंसा जो नॉर्मल इंसानों के लिए ज़रूरी है, जैसे चलने फिरने में जो हमारी हिंसा हुई है वो उन्हें मानते थे, और ऐच्छिक हिंसा जो हम हमारी मर्जी से करते, जो कि हमें नहीं करनी है, वो हिंसा। और जो जैन धर्म में 4 प्रकार की हिंसा बताई गई है जिन्हें हमें नहीं करना, तो ये 4 प्रकार की अहिंसा है। उसमें है हमारी औद्योगिक हिंसा और सापेक्षिक हिंसा, और सर 2 हिंसा और मैं मिस आउट। पहली कौन सी बोली हिंसा आपने? औद्योगिक हिंसा। जो औद्योगिक हिंसा क्या है? जो सर व्यवसाय करने में हमसे जो छोटी मोटी भूल या फिर जो हिंसा हो जाती है, जो क्षम्य है एक व्यक्ति के लिए, चूँकि उसकी आजीविका के लिए ज़रूरी है, वो औद्योगिक। अच्छा, भागवत गीता में जैसे श्री कृष्ण ने ये देखा कि जो कौरव हैं, दुर्योधन है, उनको हर तरीके से समझा लिया गया, और फिर भी वो 5 गांव देने तक को तैयार नहीं हुए, अत्याचार पर तुले थे, तो उनको वध करना पड़ा, मतलब युद्ध लड़ना पड़ा। क्या जैन धर्म इस बात से सहमत होता है कि अन्याय की स्थिति में युद्ध लड़ना पड़े? जी सर, चूँकि जैन धर्म अहिंसा के कंसेप्ट पे चलता है, किंतु सर हम इसमें भगवत गीता की अगर बात की जाए तो जैन धर्म सबसे पहले बातचीत के माध्यम से वार्ता करता है। किंतु सर अगर इससे भी हमारा मतलब काम ना हो पाए, तो जो ऋषभदेव भगवान है पहले, उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए, कृषि, मशी और असी। असी का मतलब होता है तलवार। यदि हमारे अस्तित्व के लिए या फिर देश रक्षा के लिए हमें कृपाण तलवार उठाना पड़े तो सर वो जायज़ है, किंतु ये बहुत ही निम्न स्थितियों में होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में हमें अहिंसा से कार्य करना चाहिए। तलवार उठाने की बात देता है। जी सर। आप ये बताइए जरा, जैनिज्म का अहिंसा वाला सिद्धांत और गांधी का अहिंसा वाला सिद्धांत, आप किसके समर्थन में हैं? सर मैं जैनिज्म के समर्थन में हूँ। जैनिज्म। महात्मा गांधी ने जो एक्सेप्शन बताए हैं वो क्या है हिंसा के? अपवाद बताए हैं कुछ, कहाँ कहाँ पर हिंसा की जा सकती है, किन किन हालात में? सर हिंसा 3, एक शरणागत की रक्षा के लिए, और सर 2 और बताइए, एक देश की रक्षा के लिए, और सर एक और बताइए, 3 रक्षा बताइए। ठीक है। आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस में पहला पद क्या रहेगा? सर डेप्यूटी कलेक्टर। डेप्टी कलेक्टर। डेप्टी कलेक्टर के बारे में बताएं जरा, क्या जानती हैं इस पद के बारे में? जी सर, एसडीएम जो अनुविभाग होता है, तहसील से एक बड़ा स्तर होता है, उसका एक ये सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपका सिलेक्शन डेप्टी कलेक्टर पद पे होगा कि एसडीएम पद पर?
सर डेप्यूटी कलेक्टर एक पद है और उसके बाद ये एक ऑफिस वर्क है और इसके बाद एसडीएम के लिए चार्ज दिया जाता है चूँकि एक फील्ड वर्क है। तो सर कौन सबसे देता है पहले चार्ज? सर जो सामान्य प्रशासन विभाग है वहीं से लेटर के माध्यम से चार्ज दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक एसडीओ भी होता है, एसडीओ का क्या काम होता है? सर एसडीओ भी ऑफिस लेवल पे होता है। एसडीएम की जो चार्ज दी जाती है वो सीआरपीसी के किस सेक्शन से दी जाती है? क्षमा चाहूँगी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, अभी किसी देश में इलेक्शन चल रहे हैं प्रेसिडेंट के, कौन सा देश है? सर अमेरिका में अमेरिका में चल रहे हैं। सर। अमेरिका में किस राष्ट्रपति का बनना भारत के लिए हितकारी होगा? डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जी सर, मुझे यहाँ पर एक कथन याद आता है जो पाम स्टेन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला था कि किसी भी देश का कोई शाश्वत शत्रु या मित्र नहीं होता, उसके राष्ट्रीय हित ही उसके शाश्वत होते हैं। तो सर उन दोनों के लिए ही सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की नीति आती है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है कि वो सबसे पहले अमेरिका के लिए सोचेंगे और परिस्थितिवश जो भी फिर उन्हें नियम या फिर उनकी जो विचारधारा बनती है वो भारत के लिए फिर उस पर प्रतिक्रिया भारत देंगे। के परिप्रेक्ष्य पे सोचिए आप, भारत के दृष्टिकोण से देखिए, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? सर फिलहाल तो विचारधारा पे मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, किंतु सर राष्ट्रीय हित उनका जो है और जो भारत का है उनको साधने के बाद जो प्रतिक्रिया दी जाएगी वही भारत के लिए बेटर होगा। ठीक है, क्वाड के बारे में सुना है आपने? क्वाड क्या है, क्वाड बताएंगे? जी सर, क्वाड 4 देशों का एक वो है संघ या फिर सम्मेलन जिसको बोलते हैं। कौन कौन है इसमें शामिल? जी सर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है। क्या आवश्यकता पड़ी इसको बनाने की? जी सर जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसमें जो चीन का प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमने क्वाड देशों का गठन किया था। तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद क्वाड स्ट्रांग हो सकता है और चीन की घेराबंदी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? सर इस संबंध में फ़िलहाल तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, किंतु मैं फिर से पढ़ लूँगी। ठीक है सर। सलोनी जी, सपोज़ आप एसडीएम मतलब डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे चयनित होते हैं और एज ए एसडीएम आप किसी शहर में पदस्थ होते हैं। जी सर। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी वहाँ पर काम करने को लेकर? जी सर मैं किसी भी शहर या तहसील लेवल पे पदस्थ हूँ, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होंगी कि जो भी मेरे कर्तव्य है या क्षेत्राधिकार है या जो विधि है उनके अनुसार मैं कार्य करूँगी। उसके बाद जो वहाँ की मेन समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों को क्या समस्याएं हैं, उनका मैं निराकरण करने के स्तर पर अपनी प्रायोरिटीज़ बनाऊँगी। सरकार द्वारा इस स्तर पर तो प्रयास किए जा रहे, काम भी किए जा रहे, जैसे जन सुनवाई की जा रही है, सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप जब पदस्थ होंगे उस पद पर तो क्या नया आइडिया होगा, क्या इनोवेशन लेकर आएंगे ताकि प्रशासन में और नवाचार आए और लोगों को उनकी समस्याओं का निराकरण तुरंत हो सके? जी सर ऐसे कुछ नवाचार मैंने सोचे थे। सबसे पहले स्तर पे जो एजुकेशन के स्तर पे नवाचार लाया जा सकता है, हम एआई के थ्रू या फिर किसी भी ऐसे जो ड्रोन स्किल्स हैं उनके थ्रू अलग से कुछ भी ऐसे कोचिंग या फिर स्किल्स दे सकते हैं। जैसे सर देवास में ऐसी एक स्किल चालू हुई थी जिसके लिए एसडीएम ने वीडियो को मतलब वो दिया था चार्ज कि आप इसको संभालिए। उसके बाद उन्होंने फ्री क्लासेस लगवाई थी और एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग वगैरह उन्होंने सिखाई थी। तो ये मुझे नवाचार काफ़ी अच्छा लगा था, मैम का नवाचार था। और सर सेकेंड स्तर पर जो बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी इंटर्नशिप हम जो उद्योग रहते हैं वहाँ से पूछ कर या उनकी परमिशन लेके की जा सकती है, जिससे कि उनमें स्किल्स की बढ़ोतरी हो। और सर अभी मैं इतना ही सोच। अच्छा ठीक है, मान लो आप किसी ज़िले में पदस्थ हुए वहाँ पर और आप पदस्थ हुई थी, उसी समय जो है दशहरे का समय चल रहा था और मूर्ति विसर्जन उसके बाद होती है। मूर्ति विसर्जन हो रहा था, उसी दौरान दो पक्षों में लेकर विवाद हो गया जो शहर में एक बड़ा दंगा हो सकता है। ठीक है, आपको भेजा गया दल बल के साथ वहाँ पर। आपके साथ जो दल बल गया था उसने लाठी चार्ज किया, फिर भी नहीं संभल रहा है, आपके हाथ में लाठी दी गई, अब आप क्या करेंगे? जी सर चूँकि जो जनता है उसकी मैं प्रथमतया सेवक हूँ, तो अगर वहाँ पर दंगे होने की संभावना है या दंगे हो चुके हैं
तो सर सबसे पहले अगर दंगे हुए होंगे तो उन दोनों समूहों के कोई नेतृत्व करता या फिर नेता होंगे। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं वो डंडा ना चला के, लाठी ना चार्ज करके उन दोनों के जो हेड हैं उन्हें बुला के एक कमरे में बातचीत की जाए। अगर उनके स्तर पर बातचीत सुलझ जाती है तो सर जो उनसे कंट्रोल होने वाली जनता है, अगर वो लोग बोल देंगे तो जनता कंट्रोल हो जाएगी और दंगा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नहीं हुआ तो सर इसके बाद फर्दर फिर सर जो एक्शन है वो ली जाएगी और एसडीएम के पास चार्ज होता है, जो भी धारा 163 हो गई जो पहले 144 थी, तो कलेक्टर से चार्ज लेके सर फिर वो लगा दी जाएगी। लाठी चार्ज करेंगे आप, लाठी चलाएंगे आप? भीड़ फिर भी नहीं संभल रही, जो कि आमतौर पर देखा जाता है। जी सर। आप लाठी चलाएंगे? नहीं सर। नहीं चलाएंगे आप, और मामला पूरा बिगड़ते जा रहा है। आप खड़ी हैं, आपके सारे पुलिस फोर्स लगी हुई है, फिर भी आप नहीं चलाएंगे लाठी उस पर? सर जहाँ तक मेरे विचार है तो मैं नहीं चलाऊंगी लाठी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए कि देवास जो है 3 किन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है? जी सर, सबसे पहली उपलब्धि है कि वहाँ पर टेकरी है जो चामुंडा माता और तुलजा भवानी देवी का मंदिर है। और सर दूसरी उपलब्धि है वहाँ की कि वहाँ पर बैंक नोट प्रेस है। और तीसरी उपलब्धि है कि जो कुमार गंधर्व जो संगीत के बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं वो उनकी कर्मस्थली देखी। किस विधा में पारंगत थे कुमार गंधर्व? सर गंधर्व विधा में ही पारंगत। नहीं, संगीत या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, क्या थे? सर वो ख्याल गाते थे। ख्याल गायकी से संबंधित थे, ठीक है। कुमार गंधर्व के नाम पर ही एक समारोह भी आयोजित होता है, वो कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश सर में? देवास। देवास जिले में ही होता है, ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से किया हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय, तो विक्रम कौन थे, कैसे नाम पड़ा इनका ये? सर विक्रम जो है विक्रमादित्य राजा के नाम पर पड़ा है। ये उज्जैन के एक राजा थे, स्थानीय राजा। देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन। उज्जैन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उज्जैन में कितने जिले हैं उज्जैन संभाग में? सर 7 जिले। कौन कौन से, नाम बताइए। उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, मंदसौर और सॉरी सर एक भूल रही हूँ। ठीक है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है। इसको लेकर अभी हाल ही में भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की है। इसी प्रकार की कोई और परियोजना भी मध्य प्रदेश में लागू की गई है, ऐसे ही कुछ और? सर 2014 में जो शिप्रा और नर्मदा लिंक परियोजना चालू की मैं गई। बात कर रहा हूँ मैं, मालवा क्षेत्र के लिए। सॉरी सर, हाँ सर, एक है जो राजस्थान सरकार और एमपी गवर्नमेंट की ने चालू की है, चंबल काली सिंध और एक और नदी, सर 3 नदियों के संगम पर। तीसरी कौन सी नदी है, नाम नहीं पता आपको? जी सर, सर चंबल काली सिंध और शिप्रा है आई थिंक। पार्वती नदी है। पार्वती नदी, ठीक है। देवास से कौन सी नदी निकलती है? सर देवास से काली सिंध नदी निकलती है, बागली तहसील। काली सिंध नदी निकलती है। काली सिंध नदी का मुहाना कहाँ पर है? सर काली सिंध नदी मंदसौर में जाके मिलती है चंबल नदी से। मंदसौर में जाके मिलती है, ठीक है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है किस क्षेत्र में, और ये बीहड़ कैसे बनता है, क्या है? जी सर, जब चंबल नदी में पानी की मात्रा एक्सेसिव होती है तो वो अपने जो अपरदन करती हुई जाती है अवसादी मिट्टी को, तो जो भिंड मुरैना वाला एरिया है वहाँ पर बीहड़ों का निर्माण। अपरदन कितने प्रकार का होता है? सर अपरदन 3 प्रकार का होता है। कौन से? एक जो बूंद के द्वारा होता है, बूंद बूंद अपरदन, और एक में शीट अपरदन होता है कि जो चादर है मिट्टी की वो पूरी हट जाती है, और तीसरा होता है गली इरोजन जो कि चंबल एरिया में। मध्य प्रदेश में चंबल के अलावा और कहीं भी अपरदन की समस्या है क्या? जी सर, एक भेसादेही का पठार है बैतूल में, वहाँ पर ताप्ती द्वारा अपरदन की काफ़ी समस्या। इसके अलावा सर बुंदेलखंड में भी अपरदन की समस्या देखी जाती है। झूम कृषि से क्या मतलब है? जी सर, आदिवासियों के द्वारा प्राचीन काल में और वर्तमान में भी कहीं कहीं क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसमें ये लोग जो पेड़ रहते हैं, वृक्ष रहते हैं, उन्हें काट कर साफ करके और फिर वहाँ पर खेती करते हैं, फिर फसल जला के नेक्स्ट पेड़ों को काट के वहाँ कृषि करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जनजातियाँ हैं जो झूम कृषि करती हैं? जी सर, काफ़ी जनजातियाँ हैं। गौंड जनजाति है जो कि बारी कृषि करती है, बैगा जनजाति है जो कि डाहिया कृषि करती है, और भील चिमाता। अच्छा, मध्य प्रदेश में जनजातियों के मामले में सबसे बड़ा राज्य है जी। इनमें से कुछ जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वे कौन कौन सी जनजाति हैं?
जी सर, 3 जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, बेगा, भारिया और सहरिया। ऑलरेडी जनजातियां पिछड़ी हुई हैं, जी सर। फिर भी उनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। क्या आधार है इसके पीछे विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के? जी सर। सर, जो पीवीटीज हम घोषित करते हैं वो चंदा समिति 1960 में इसके 5 आधार बताए थे कि उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए, जहाँ पर निर्गम स्थान जो कहते हैं हम, जहाँ जा नहीं सकते हैं, साक्षरता का स्तर बहुत लो है या फिर कम है, और जो स्वास्थ्य की स्थिति है एक वो, और सर चौथा है इसका आधार कि जो उनकी आजीविका है वो टोटली कृषि या फिर उनसे रिलेटेड उत्पाद पर निर्भर हो। ऐसे करके उन्होंने 5 आधार बताए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, कृषि उत्पादों की बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में कृषि उत्पाद या किसी जिले के उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है, बताइए कौन सी योजना है? सर ODOP स्कीम। इसके बारे में बताइए बोर्ड को। जी सर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक स्कीम स्टार्ट की गई है, जो इनिशियली तो 2018 में यूपी से स्टार्ट की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में 2022 में स्टार्ट की गई है। इसमें किसी भी एक जिले का जो विशेष उत्पाद है उसके निर्यात को, उसके संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए इसमें निर्धारित किया जाए। देवास को किसके लिए चुना गया है? सर, देवास को बांस के लिए चुना गया। IPR क्या है? सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR होता है, एक बौद्धिक संपदा होती है जो किसी व्यक्ति या फिर समूह की होती है जिनका उन पर संपूर्ण अधिकार होता है। नहीं तो उसको बौद्धिक संपदा अधिकार क्यों कहा जाता है उसको? जी सर, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की सृजन, खोज या फिर आविष्कार का परिणाम होता है, इसके लिए इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस में डिप्टी कलेक्टर के अलावा भी आपने पोस्ट फिल करा है? सर, अभी तो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं की है। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? जी सर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगी पोस्ट को लेकर? जी सर, सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर और DSP के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो पैर है वो फ्लैट हैं, तो वो नहीं फिल करूँगी। उसके बाद सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो वाला फिल करूँगी। उसके बाद सर श्रम आयुक्त वाली जो जॉब है उसके लिए, और उसके बाद सर सहकारिता अधिकारी वाली जॉब है, फिर उसके बाद तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर जो छोटी पोस्ट है यानी जो ग्रेड 3 की है सहकारिता अधिकारी, फिर ATO, फिर परिवहन। आपने कहा लाठी चार्ज में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, रिक्वायरमेंट है सिचुएशन की तब भी नहीं? अगर अत्यंत रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर मेरी जान या फिर आत्मरक्षा पे बन आती है, तो सर वो चीज़ें आत्मरक्षा के थ्रू की जा सकती है। अच्छा, आपने जैन धर्म के सिद्धांतों में बात करी आचौर्य की, बड़ा ही सुंदर शब्द है आचौर्य। जी सर। क्या मतलब होता है इसका? सर, आचौर्य या फिर अस्तेय, इसका अर्थ होता है कि चोरी नहीं करना। किस चीज़ की चोरी नहीं करना? सर, किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करना, जैसे किसी से भी बिना पूछे उनकी वस्तुओं को हाथ लगाना भी आचौर्य की। ये तो बहुत सतही परिभाषा हो गई इसकी, पर आचौर्य एक 5 इसको महाव्रतों में इसको शामिल किया गया है। जी तो आपको लगता है मतलब ये तो एक सतही भाषा होगी, किसी की दूसरी चीज चोरी ना करना। जी। क्या इसका और भी गहरे कंटेक्स्ट में मीनिंग है? जी सर। सर, इसका एक तो ये मीनिंग है कि किसी भी वस्तु की चोरी न करना, और इसका दूसरा मीनिंग है कि जिस व्यक्ति का किसी चीज़ पे या फिर किसी भी अधिकार है उसको उसके अधिकारों से वंचित न करना, ये भी आचौर्य में आएगा। अच्छा, इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि प्रकृति में जो भी कुछ है उससे लिप्तता मतलब उससे एक तरीके से इंडल्ज हो जाना उसी में, और किसी चीज़ को अपना ही मान बैठना। क्या ये भी एक प्रकार की चोरी है? क्षमा चाहूँगी सर, इस बारे में तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। अपरिग्रह। जी सर। अपरिग्रह वर्ड सुना होगा आपने? अपरिग्रह। जी सर। यस। तो इसका क्या अर्थ है? जी सर, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संचय न करना। संचय न करना। जी सर। आवश्यकता से अधिक। जी सर। आवश्यकता का मापन कैसे किया जा सकता है वर्तमान परिस्थिति में? जी सर, आवश्यकता का मापन प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, किंतु अपरिग्रह के कंटेक्स्ट में आवश्यकता को संतुष्टि से जोड़ दिया जाता है कि जितना आपके जीवन यापन या फिर जितना कम हो सके आप उन्हीं चीज़ों का बस यूज़ कीजिए। अच्छा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके एम्बिशंस क्या रहे हैं अभी तक लाइफ को लेकर के? आप अपने आप को एज अ पर्सन कैसे इवॉल्व करने में लगे हुए हैं, और उस दिशा में आपने क्या प्रयास किया है सिवाय पढ़ाई लिखाई के? मतलब सिलेबस ओरिएंटेड एजुकेशन के अलावा आपने अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या बात की है? सर, मेरे एम्बिशंस
मेरी जो लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम 5 बहनों का एक परिवार है और मैं उसमें सबसे छोटी लड़की हूँ। तो मैंने हमेशा से ही कुछ सामाजिक ताने सुने हुए हैं कि तुम लड़का बन के क्यों नहीं आई हो। तो मेरा सबसे पहला एम्बिशन ये है कि मैं समाज से कुछ ऐसी जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो रूढ़िवादिता है कि लड़के ही सब कुछ होते हैं, उन्हें सिर्फ मिटाना चाहूँगी। और इसके लिए मैंने रोटरी क्लब के माध्यम से, जो देवास में है, कई हम लोगों ने अभियान भी किए हैं, रोड शो भी किए हैं, इनमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। और सर मैं कुछ बनना इसीलिए चाहती हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ और कुछ ऐसा काम कर सकूँ कि लड़कियाँ कभी पीछे नहीं होती है। तो सर सबसे बड़ा एम्बिशन मेरा यही है कि जो देश की लड़कियाँ हैं, जो उनका परिवार है, वो आगे। क्या लोगों के ओपिनियन आपके लिए बहुत मैटर करते हैं? सर लोगों के ओपिनियन जो मेरे लिए होंगे वही ओपिनियन उनकी फैमिली के लिए भी होंगे। अगर वो मेरे लिए चेंज हो गए तो उनकी फैमिली के लिए चेंज होंगे। तो सर मैटर दोनों के लिए करते हैं। अच्छा, तो जो ये दुनिया है इसको आप मतलब खुद की नज़रों से आप दुनिया देखती हैं कि दुनिया की नज़रों से खुद को देखती हैं? सर जैसे हम दुनिया की नज़र से खुद को देखते हैं तो ये चीज़ तो खुद के लिए फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। हम अपनी नज़र से इस प्रकार दुनिया देखें कि हम खुद भी बदले। अभी आपने जो स्थिति को एक्सप्लेन किया उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया की नज़र से खुद को देख रही हैं। सर एक्चुअली जो सोच है दुनिया की या फिर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की, उससे सर मुझे थोड़ा चेंज करना है। इसमें क्रमिक रूप से परिवर्तन भी आया है। जैसे सर हम अपनी दादी के लेवल पे देखें तो लड़का लड़की में ज़्यादा असमानता देखी जाती थी, उसी वजह से हम 5 बहनें हुई हैं। और अगर मम्मी पापा के लेवल पे देखा जाए तो इस रूढ़िवादिता में धीरे धीरे कमी आई है और मम्मी पापा ने सभी को अच्छे से एजुकेशन दिया, उनकी नज़र में कोई गलत नहीं था। और जो आज हमारी जनरेशन आई उसमें ये और कम हो गई है कि हम बिल्कुल फ़र्क नहीं करते। तो ये धीरे धीरे कम होती गई है और सर इसमें और कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें आप अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? सर अगर हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो हमारा देश के लिए या फिर जो हमारी समाज है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा है, तो जो कर्तव्य निष्ठा है सर सबसे पहले उसकी सीढ़ी मानी जाती है। और जो सफल एक सिविल सर्वेंट वही कहलाता है जो कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना के रखे। तो सर यहाँ मैं चाहूँगी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा समझौता कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बाद में क्योर की जा सकती है। किंतु सर अगर अपने काम से, मेरा क्वेश्चन यही था कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं किन स्थितियों में, मतलब उसको अंडरमाइन कर सकती हैं अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? नहीं सर, ऐसी मेरे विचारधारा में तो कोई नहीं आनी चाहिए परिस्थिति कि हम अपने काम से अगर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, इन सभी के ऊपर पड़ रहा है, तो आप इसको अंडर कंसिडरेशन नहीं लेंगे? सर दुनिया में समस्या आती है लेकिन वो अपना समाधान लेके आती है। अगर हम उन्हें बैठकर सोचेंगे उनके बारे में और समस्या का समाधान निकालेंगे तो वो सॉल्व हो सकती है। और भागने से ज़रूरी नहीं कि आगे हमारे सामने कोई और समस्या ना आए, वो भी आ सकती है। तो सर भागना इसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और सर इससे भागा नहीं जा सकता। छोटे मोटे करप्शन हमें लगता है कि आम जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं करते हैं, क्योंकि हम सभी इतने अच्छे लोग नहीं हैं। आपने अपने जीवन में कौन से करप्शन किए अभी तक? सर करप्शन जहाँ तक इसका मीनिंग समझा जाता है तो इसको रिश्वत केवल या प्रशासनिक संदर्भ में मत लीजिए जी, जो एवरीडे लाइफ है उस सब में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करप्शन तो करते हैं, तो उस संदर्भ में इसको आप लीजिए और बताइए आप कैसे कौन से करप्शन में इंडल्ज हुए हैं। सर करप्शन मतलब होता है एक भ्रष्ट आचरण, और चूँकि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती हूँ किंतु सर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है लेकिन उसे करप्शन की श्रेणी में नहीं रखा क्या जा आप अच्छी इंसान हैं? सर आई ट्राई टू बी। इफ़ यू ट्राई टू बी इसका मतलब कमियां बहुत सारी हैं। सर कमियां प्रत्येक इंसान में होती है, उसे सुधार कर ही वो एक अच्छा इंसान। सर कमियां ये बोल सकते कि मैं थोड़ी सी वर्कहॉलिक हो जाती हूँ कि काम में थोड़ा सा डूब गए हैं। और जो ऐसा क्यों होता है कि एस्पिरेंट आकर के यहाँ पर ऐसी कमियां बताते हैं जो उनकी खूबियाँ लगे? सर हर व्यक्ति की कुछ अलग अलग कमियां होती है। जैसे एक मेरे पास भी है कि जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कुछ ऐसी कमियां बताइए मूल्यों के स्तर पे जो वाकई में कमियां लगे, खूबियां ना लगे। सर ऐसी तो कोई कमी मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। मतलब आप अच्छी इंसान हैं ऑलरेडी। जी सर। तो फिर आप ट्राई किस डायरेक्शन में कर रही हैं? सर क्रमिक रूप से इंसान को और अच्छा होना, इसी दिशा में ट्राई हमेशा करना चाहिए और मैं भी इसी दिशा में ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सलोनी, ये बताएं जरा आपकी। सॉरी सर।
ठीक है ठीक है, कोई Sorry, बात sir. नहीं। आपकी हॉबी के बारे में बताएं जरा, आपकी ये हॉबी क्या लिखी हुई है? जी सर हॉबी है मेरी ओरिगेमी और डायरी राइटिंग। ओरिगामी क्या होता है, बताएं इसके बारे सर में। ओरिगेमी एक जापानीज आर्ट है जिसमें हम कागज़ के माध्यम से आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। अगर आपको ये बनाने को दिया जाए तो आपको क्या क्या सामग्री लगेगी इसमें? सर एक कागज़ ओनली। एक कागज़, ये है कागज़, बना के दिखा सकती हूँ कुछ आप अभी? जी सर। क्रो है सर। क्रो है ये? जी सर। लग नहीं रहा पर थोड़ा सा। सर वो अच्छा चले, वेरी गुड, बैठे बैठे बैठे। डज इट सीम मीनिंगफुल टू यू? हाँ, इसका प्रशासन में कोई उपयोगिता है? क्या उपयोगिता है इसका प्रशासन में? जी सर हम जब भी कोई सी हॉबी चूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसकी प्रशासन में उपयोगिता रहे, किंतु सर इसके माध्यम से जो हाथों और जो हमारी आँखों का संयोजन है, जो एकाग्रता इसमें आती है, जो नवाचार आता है, उससे सर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जो कि हमें प्रशासन में बहुत सारी चीज़ों से निकलने में सहायता करती है। एक अंतिम सवाल आपसे करूँगा, जी सर। डायरी लेखन भी आपकी हॉबी है? जी सर। ये इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आज आप इंटरव्यू के बारे में अपनी डायरी में क्या लिखेंगी? जी सर मैं इंटरव्यू के बाद घर जाकर अपनी डायरी नाइट में लिखती हूँ। उसमें सर मेरा पहला शब्द होगा कि आशा की उम्मीदें, क्योंकि सर ये मैं इमोटिव प्रकार की डायरी लिखती हूँ जिसमें जो भी मेरे पूरे दिन का होता है उसको एक हेडिंग के माध्यम से पोइट्री फॉर्म में लिखती हूँ। तो इसका हेडिंग होगा आशा की उम्मीदें और उसके नीचे फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिखूँगी। ठीक, क्या लिखेंगी? आपका इंटरव्यू कैसा गया? सर मुझे उम्मीदें तो रहेंगी कि इंटरव्यू अच्छा गया है। कमियां कहाँ रह गई आज के इंटरव्यू में, उसके बारे में क्या लिखेंगे? सर कमियां तो मुझे कुछ लगी नहीं है क्योंकि मैंने अपना 100% ट्राई किया है। तो सर मैं ऐसा रिएक्शन क्यों दिया आपने? सर के क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैं उलझ गई थी तो मुझे बाहर निकलना नहीं आ रहा था मुझसे एकदम। ठीक है ना, ऐसे कोई बात नहीं, होता है, पर अच्छा रहा, बढ़िया था, अच्छा हैंडल है ना? किया, बहुत अच्छा रहा। हैंडल किया। आपका प्रेजेंटेशन बहुत प्यारा है ना, आवाज़ का फ्लो, शब्दों का चयन बहुत बढ़िया, प्यारा लगा। मतलब बहुत सारी कमियां मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, मैं बहुत अच्छे नंबर दूंगा और मैं चाहूँगा आपका सिलेक्शन हो, है ना। बस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन में जहाँ फंस जाते हैं, कोशिश करें हर सवाल का उत्तर देना भी जरूरी नहीं है, जी है ना, उससे बचने की कोशिश करें। जहाँ लगे ट्रिकी है, फंस सकते हैं, क्षमा चाहेंगे, वहाँ से आगे निकल जाए तो बच जाएंगे। सर जैसे वो लाठी वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? मैंने वहाँ पर ये सोचा था कि मैं एक पद पर हूँ और ये जो दूसरा काम है वो सेना का है, तो मैं कैसे लाठी चला सकती? सेना नहीं है, देखिए मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आपने बोला आप अहिंसावादी हैं। हाँ। व्यक्तिगत रूप से, तो अगर आप लाठी चलाती तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी आपने बोला आप अहिंसावादी हैं, लाठी चलाते, हिंसा में आ जाएगा, लेकिन आप अंत तक डटी रही कि बोली लाठी नहीं चलाएंगे। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं कि जब आपको लाठी चलाना पड़ता है, जैसे आपने आंसर दिया था, आपने बताया कि अगर मेरी जान पर बना आती है तो फिर मैं हथियार उठा सकती हूँ। अच्छा आंसर, ठीक है। और वो आंसर ऐसा लगा इसकी जबरदस्ती निकलवाया गया, हाँ, क्योंकि आपने वो डायरेक्शन ऐसा ले लिया था जिसमें रिफ्यूज कर दिया था आपने। अच्छा, वो करना भी आपकी ड्यूटी का ही हिस्सा है ना, तो उससे इतना बचना क्यों है, छुपना क्यों है ना। और आपके पास तो इतना सॉलिड रीजन है ऋषभ देव के माध्यम से इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, वहाँ पे यूज कर सकते हैं आप इसको, है ना। ठीक है,
बाकी ओवरऑल बढ़िया था। बढ़िया था, ट्रिकी क्वेश्चन में भी आपने अच्छा हैंडल किया। सर वो कमियां जो थी ऐसा कुछ मतलब शुरू से सिखाया असल में जाता है होता कि- क्या है वही कि स्क्रिप्टेड है ना, सिखाया गया है कि कमी ऐसी मत बताओ जो मूल्यों के स्तर पे बाधक बन जाए। फिर वहाँ तो ऐसा नहीं है, आपको एक आध मूल्य पे भी बता सकते हैं, है ना, बता सकते फिर हैं। मेरे साथ है, मैं थोड़ी सी सेंसिटिव चीजों हाँ को बता लेके सकते कि हैं, मैं ये ज़्यादा मूल्य की सोच बात हो लेती गई, हूँ। बता सकते बिल्कुल हैं, बता सकते हैं है ना। ओवर थिंकिंग हो जाना हाँ, ये भी बता सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, है ना।